तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि लेसन 1 का है। और जो लेसन 1 का है और नाम श्वसन है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं विस्तार से कि आखिर श्वसन क्या होता है। ठीक है, तो श्वसन श्वसन क्या होता है। तो मैं श्वसन के बारे में बता रहा था। तो श्वसन है सभी प्रक्रियाओं का वह सम्मिलित रूप जिसके द्वारा सजीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है, श्वसन कहलाता है। और इसका एक शॉर्ट डिफिनेशन है, उसको जान लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट डिफिनेशन है, भोजन से ऊर्जा विमुक्त करने की प्रक्रिया को भोजन से, इसका एक शॉर्ट डिफिनेशन है, भोजन से ऊर्जा विमुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। भोजन से ऊर्जा विमुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। जो याद हो जाए वो याद कर लीजिए। ठीक है, श्वसन। अब ये श्वसन तो हो गया। और ये श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। There are two types of respiration। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा वायवीय श्वसन, और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं कि आखिर वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है। तो पहले जानते हैं श्वसन कि भोजन से ऊर्जा विमुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या होता है और अवायवीय श्वसन में क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। तो इसके बारे में जानते हैं कि वायवीय श्वसन होता क्या है। ठीक है, तो श्वसन जो ऑक्सीजन प्रयोग करता है वायवीय श्वसन कहलाता है। श्वसन जो ऑक्सीजन प्रयोग करता है वायवीय श्वसन कहलाता है। श्वसन जो ऑक्सीजन प्रयोग करता है वायवीय श्वसन कहलाता है। तो जानते हैं श्वसन जो ऑक्सीजन प्रयोग करता है वायवीय श्वसन कहलाता है। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसमें होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन यानी क्योंकि यह वायु प्रयोग करता है जिसमें ऑक्सीजन होता है। क्योंकि वायु प्रयोग करता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन होता है। तो इसमें एक अणु में 38 एटीपी उत्पन्न होती है। इसमें एक अणु में 38 एटीपी उत्पन्न होती है। वायवीय का अर्थ ही होता है, वायवीय का अर्थ होता है ऑक्सीजन। वायवीय का अर्थ होता है वायु में, वायवीय का अर्थ होता है वायु में। ठीक है, इसलिए श्वसन जो ऑक्सीजन प्रयोग करता है वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय यानी कि ऑक्सीजन में, वायवीय यानी कि ऑक्सीजन में। ठीक है, तो इसका अर्थ वायवीय का अर्थ होता है कि ऑक्सीजन में। ठीक है, तो श्वसन जो ऑक्सीजन प्रयोग करता है वायवीय श्वसन कहलाता है। इसमें पूछ सकता है कि वायवीय श्वसन होता है, तो इसमें वायवीय श्वसन में एक अणु में कितने एटीपी उत्पन्न होती है। तो एक अणु में 38 एटीपी उत्पन्न होती है। ठीक है, वायवीय श्वसन में एक अणु में 38 एटीपी उत्पन्न होती है। ठीक है, आप जानते हैं अवायवीय श्वसन। पहले जानते हैं इसका अर्थ। अवायवीय यानी कि वायु के बिना,
इसका अर्थ होता है वायु के बिना, अवैवी का होता है कि वायु के बिना, ठीक है। तो इसका हम डिफिनेशन दे सकते हैं कि श्वसन जो बिना ऑक्सीजन में होता है, श्वसन जो बिना ऑक्सीजन में होता है, श्वसन जो बिना ऑक्सीजन में होता है, श्वसन जो बिना ऑक्सीजन में होता है अवायवीय श्वसन कहलाता है, ठीक है। श्वसन जो बिना ऑक्सीजन में होता है अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो वायवीय यानी कि ऑक्सीजन में और अवायवीय यानी कि ऑक्सीजन के बिना। तो इसमें हो जाएगा, इसके एक अणु में 2 एटीपी होते हैं, इसमें एक अणु में 2 एटीपी होते हैं और इसके एक अणु में 38 एटीपी होते हैं, ठीक है। इसके एक अणु में 38 एटीपी होते हैं। तो अवायवीय में देखिए, अवायवीय में होता है कि सूक्ष्म जीवधारी, जैसे सूक्ष्म जीवधारी, अवायवीय का सूक्ष्म जीवधारी, जैसे ईस्ट और जीवाणु, सूक्ष्म जीवधारी जैसे ईस्ट और जीवाणु अवायवीय द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूक्ष्म जीवधारी ईस्ट और जीवाणु अवायवीय द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये 2 होते हैं, अवायवीय द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं, ईस्ट और जीवाणु, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे श्वसन क्या है। ये 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय और अवायवीय। वायवीय का अर्थ होता है वायु में, इसलिए इसका आप डिफिनेशन बना सकते हैं कि श्वसन जो ऑक्सीजन प्रयोग करता है वायवीय श्वसन कहलाता है, या श्वसन जो वायु में होता है वायवीय श्वसन कहलाता है। इसका ये भी डिफिनेशन हो सकता है कि श्वसन वायु में हो तो वायवीय श्वसन कहलाता है। इसमें याद रखना है कि वायवीय श्वसन में कि इसके एक अणु में 38 एटीपी होते हैं। अब अवायवीय यानी कि वायु के बिना, तो श्वसन जो बिना ऑक्सीजन में होता है अवायवीय श्वसन कहलाता है। इसके एक अणु में 2 एटीपी होते हैं। अब इसके बाद जानते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। मानव श्वसन तंत्र क्या होता है? एग्जाम में मानव श्वसन तंत्र आएगा, आपको 5 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। तो उसमें पूछा कि मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, यानी कि चित्र के साथ दर्शाइए मानव श्वसन तंत्र को कि वो क्या है, ठीक है। तो अगले वीडियो में आगे जानते हैं कि मानव श्वसन तंत्र क्या होता है। ये हमारा ये एरिया है, ये हमारा गला हो गया और ये लैरिक्स है, ठीक है। मानव श्वसन तंत्र का एग्जाम में पूछेगा मानव श्वसन तंत्र का चित्र या आलेख बनाए, ठीक है। तो 5 नंबर का आएगा, आपको बना देना है। मतलब ये ट्रैकिया हुआ, फिर फेफड़ा है, हृदय का स्थान, यहाँ पे हृदय अवस्थित रहता है, और ये जो हमारा हो गया ये डायफ्राम हो गया, हमारा। उसके बाद वायु कोष्ठ, ये हमारा वायु कोष्ठ है, ये वाला, ये जो है ये हमारा वायु कोष्ठ, ठीक है, वायु कोष्ठ। उसके बाद ये मुख है और नासिका बेसन है। तो ये तो फिगर आसान है। अब इसके बारे में जानते हैं आखिर इसका कार्य क्या है। इसका फेफड़ा का क्या कार्य है, ट्रैकिया का क्या कार्य है, लैरिक्स का क्या कार्य है, गला का क्या कार्य है, वायु कोष्ठ का क्या कार्य है, इसका कार्य जानते हैं कि आखिर इसमें होता क्या क्या है। तो पहला हम जानते हैं नासा गुहा। इसमें क्या होता है, नासिका गुहा में क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें होता है नाक में, नासिका गुहा यानी कि नाक का छिद्र हो गया, इसमें नाक में 2 छिद्र पाए जाते हैं, जिससे वायु भीतर प्रवेश करता है। नाक में 2 छिद्र पाए जाते हैं जिससे वायु भीतर प्रवेश करता है। दोनों छिद्र में पीछे जाकर एक चौड़ी क्षेत्र होता है। दोनों छिद्र में पीछे जाकर एक चौड़ी या चौड़ा क्षेत्र होता है,
जिससे छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो वायु को छानने का कार्य करता है। तो नासिका गुहा में होता है कि नासिका गुहा में होता है, तो नासिका गुहा में मैंने डिफिनेशन बताया था आपको, उसी में है नासिका गुहा। नाक में 2 छिद्र पाए जाते हैं, नाक में 2 छिद्र पाए जाते हैं। नासिका गुहा के समझिएगा आसान डिफिनेशन में, नाक में 2 छिद्र पाए जाते हैं जिसमें वायु भीतर प्रवेश करती है, जिससे वायु भीतर प्रवेश करती है। सॉरी, यहाँ पे जिससे होगा, जिससे वायु भीतर प्रवेश करती है। नाक में 2 छिद्र पाए जाते हैं जिससे वायु भीतर प्रवेश करती है। आगे जाकर चौड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं, आगे जाकर चौड़े क्षेत्र पाए जाते हैं जिसमें बाल लगे होते हैं। आगे जाकर चौड़े क्षेत्र पाए जाते हैं जिसमें बाल लगे होते हैं, जो वायु को छानने का कार्य करती है, जो वायु को छानने का कार्य करती है। मतलब कि वायु के साथ जितना भी धूल कण गया उसी को छानने का कार्य करती है। ठीक है, नाक में 2 छिद्र पाए जाते हैं जिससे वायु भीतर प्रवेश करती है। आगे जाकर चौड़े क्षेत्र पाए जाते हैं जिससे बाल लगे होते हैं और ये वायु को छानने का कार्य करती है। ठीक है, नासिका गुहा हो गया। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट है ग्रासनी। नेक्स्ट हमारा है ग्रासनी। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो नासा गुहा के आगे घुमाव द्वार रास्ते को ग्रासनी कहते हैं। नासा गुहा के आगे घुमाव द्वार रास्ते को ग्रासनी कहते हैं। यह श्वास नली में भोजन के कणों को जाने से रोकता है, यह श्वास नली में भोजन के कणों को जाने से रोकता है। तो ग्रासनी क्या होता है, तो नासा गुहा के आगे घुमाव द्वार रास्ते को ग्रासनी कहते हैं। नासा गुहा के आगे घुमाव द्वार रास्ते को ग्रासनी कहते हैं। यह श्वास नली में भोजन के कणों को जाने से रोकता है, श्वास नली में भोजन के कणों को जाने से रोकता है। फिगर में आपने देखा होगा कि ऐसे फिगर था, ठीक है, उसका फिर नीचे से एक ऐसे गया था और ये, तो यहीं से ये हमारा श्वास नली और ये भोजन के कण है। तो नासा गुहा के आगे घुमाव द्वार रास्ते को ग्रासनी कहते हैं। ये श्वास नली भोजन के कणों को जाने से। तो जानते हैं कंठ के बारे में, ये कंठ क्या होता है, तो यह एक लंबी चौड़ी और उपास्थि की बनी एक नलिका होती है। यह एक लंबी चौड़ी और उपास्थि की बनी नलिका होती है। इसके बीच 2 स्वररज्जु पाए जाते हैं, इसके बीच 2 स्वररज्जु पाए जाते हैं। इनके कंपन से आवाज निकलती है। ठीक है, इन्हीं के कंपन से आवाज निकलती है। तो इसका डिफिनेशन आसान था कि यह एक लंबी चौड़ी और उपास्थि की बनी नलिका होती है। इनके बीच 2 स्वररज्जु पाए जाते हैं और जिनके कंपन से आवाज निकलती है, आवाज पैदा होती है, उसी को कंठ कहते हैं। ठीक है, तो अगला हमारे पास है फेफड़ा। अगला है फेफड़ा। इसमें क्या होता है, फेफड़ा में क्या होता है, तो जानते हैं इसके बारे में। क्या है फेफड़ा, 2 ब्रैक्स में एक फेफड़ा लगे होते हैं। 2 ब्रैक्स में एक फेफड़ा लगे होते हैं। जैसे देखिए ये था हमारे पास, यही ना था मेरे पास, ये होता है ब्रैक्स, यानी कि 2 ब्रैक्स में एक फेफड़ा लगे होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्ली की घिरी होती है, दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्ली से घिरी, यानी कि ये बला, प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्ली से घिरी होती है जिसमें कुपिकाएं पाई जाती है। ठीक है, जिसमें कुपिकाएं पाई जाती है। 2 ब्रैक्स में एक फेफड़ा लगे होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्ली से घिरी होती है जिसमें कुपिकाएं पाई जाती है। और एक में लास्ट बच गया डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, तो यह एक लचीला परंतु मजबूत संरचना होती है जिसके कारण फेफड़ा पिचकते और फूलते हैं। तो मेरा मानव श्वसन तंत्र का कार्य हो गया और इसका फिगर हो गया।
और अब जानते हैं मानव श्वसन। मानव में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ठीक है। तो मनुष्य में नाक के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं। मनुष्य नाक से ऑक्सीजन लेता है। मनुष्य नाक से ऑक्सीजन लेता है। मनुष्य नाक से ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन नासिका से होते हुए श्वास नली में जाती है। मनुष्य नाक से ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन नासिका से होते हुए श्वास नली में जाती है। मनुष्य नाक से ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन नासिका से होते हुए श्वास नली में जाती है। श्वास नली में जाती है। श्वास नली में जाती है। और श्वास नली से फेफड़े में जाती है। श्वास नली से फेफड़े में जाती है। श्वास नली से फेफड़े में जाती है। फेफड़े में उपस्थित रक्त के कण, फेफड़े में उपस्थित रक्त के कण, फेफड़े में उपस्थित रक्त कण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। फेफड़े में उपस्थित रक्त के कण हीमोग्लोबिन फेफड़े में उपस्थित रक्त के कण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। फेफड़े में उपस्थित रक्त के कण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है तथा सभी अंगों में पहुंचता है। ग्रहण कर लेता है तथा सभी अंगों में पहुंचता है। तथा सभी अंगों में पहुंचता है। तथा सभी अंगों में पहुंचता है। पुनः सभी अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर पुनः सभी अंगों से CO2 को लेकर पुनः सभी अंगों से CO2 को लेकर फेफड़े में लाते हैं। पुनः सभी अंगों से CO2 को लेकर पुनः सभी अंगों से CO2 को ग्रहण कर फेफड़े में लाते हैं। फेफड़े में लाते हैं। जैसे ही फेफड़ा सिकुड़ता है, फेफड़े में लाते हैं। जैसे ही फेफड़ा सिकुड़ता है, जैसे फेफड़ा सिकुड़ता है जैसे ही फेफड़ा सिकुड़ता है, नासिका से होते हुए बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह कैसे होता है? वो मनुष्य नाक से ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन नासिका से होते हुए श्वास नली में जाती है। और श्वास नली से फेफड़े में जाती है। फेफड़े में उपस्थित रक्त के कण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है तथा सभी अंगों
में पहुंचता रहता है, सभी अंगों में पहुंचता है। पुनः सभी अंगों से CO2 को ग्रहण करके, पुनः सभी अंगों से CO2 को ग्रहण करके फेफड़े में लाते हैं। पुनः सभी अंगों से CO2 ग्रहण करके फेफड़े में लाते हैं। जैसे ही फेफड़ा सिकुड़ता है नासिका से होते हुए बाहर निकल जाती है। जैसे ही फेफड़ा सिकुड़ता है नासिका से होते हुए बाहर निकल जाती है। और ये हो गया, ठीक है। आज का यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे जो श्वसन 2 प्रकार के थे, वायवीय और अवायवीय, उसके अंतर और कुछ आगे जो होगा उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।